नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग ऊष्मा का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। 1 से 30 तक पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक होते हैं क्रमशः। क्या होता है? सेल्सियस में पूछ रहा है, ध्यान रहे सेल्सियस में। तो सेल्सियस में अगर मान लीजिए पूछ रहा है तो आपका क्या है? क्वथनांक, क्वथनांक और हिमांक। हिमांक मतलब कि बर्फ बनने का और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट मैंने कितने पे ये अ, उबलने लगेगा। तो इसका जानते हैं क्या करना है। एक चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर सेल्सियस में पूछ दे, सेल्सियस में, ठीक है, तो इसका क्वथनांक, मतलब क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग मतलब बर्फ बनने का, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस सी, और इसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर सेल्सियस में पूछा तब फ़ारेनहाइट में पूछ दिया तो ये होता है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, और इसका हो जाएगा 32 डिग्री ये वाला। तो ये ध्यान रहे, फ़ारेनहाइट और इसमें रिएक्टर में भी पूछ देता है, तो ये याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये याद रहे। और इसी का आंसर देखिए, एक और आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो समझ लीजिए। ये आता है आपके सामने, सूत्र आता है सी डिग्री सेल्सियस 0 बराबर 100 बराबर एफ माइनस 32 अपान 180 बराबर रिएक्टर पैमाना से रीटर है, रीटर 180 हो जाता है, और इसके बराबर एक केल्विन होता है के माइनस 273/100। ठीक है, तो ये याद रहे चीज, आप लोगों को याद होना जरूरी है। ये इसी पे ही सब लगता है। तो इसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, देखिए ये जो है क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा, और 0 ये हो जाएगा, यही चीज है यहाँ पे। और इसी को जोड़ करके इस पे 212 हो जाता है, इसको जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 373, 373, ठीक है ना। तो इसी पे ये लगता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। ताप की सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस पे होता है। अगर यही परम शून्य ताप का होगा -273 डिग्री सेल्सियस, इसका हो जाएगा डी। ठीक, आगे। केल्विन माप सी, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? केल्विन के अनुसार होगा। तो देखिए, मानव का तापमान कितना होता है, आप बताइए। इसमें से 280, 300, 290, 300, 310, इसका होगा 33 का हो जाएगा डी, 310 होता है। ठीक, मानव शरीर का देखिए, अगर इसको केल्विन से निकालेंगे, मान कर चलिए, अगर आप अभी पढ़े हैं कि सी माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 100 बटा में 100 बराबर में एफ माइनस 32 अपान 180, इसी तरह से आर माइनस 0 बराबर 80, और फिर इसके बराबर क्या होता है केल्विन माइनस 273 बटा में कितना 100। ठीक, तो ये देखिए, अब इसका से पूछ रहा है इसको। ठीक, तो मानव शरीर का सेंटीग्रेड में कितना होता है मानव शरीर का? तो 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री। ठीक, तो अब इसी को हम लोग यहाँ पे 37 डिग्री रख करके निकाल लेंगे, तो 37 डिग्री माइनस 0 बट्टा 100 अब बराबर में केल्विन को हमको निकालना है, तो 273 बट्टा में 100। ठीक, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 37 और ये हो जाएगा के माइनस 273, ये माइनस में तो प्लस में चल जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा 273 प्लस 37। तो इसका 7 3 10 को 0 हासिल 1, और 3 3 6 1 7, 7 3 10 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। जैसे देखिए गड़बड़ हो जा रहा है ना, ये होगा 273 और 37। देखिए 7 3 10 को 0 हासिल 1, 7 3 10 0, 7 3 10 1 11 को 1 हासिल 1 2 1 3, 310 हो गया। तो के बराबर क्या हो गया 310 हो गया। तो यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा ताप सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पे एक समान होता है। ठीक है ना, तो इसको रट्टा मार लीजिए, ये -40 डिग्री पे हमेशा होता है, -40 डिग्री पे इसका 34 का हो जाएगा डी,
ठीक है ना। -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होता है। आगे न्यूनतम संभव, वह परम शून्य न्यूनतम संभव तापमान, किसी भी चीज का न्यूनतम संभव तापमान कितना होगा, तो वही जानते हैं कितना, ये वाला 273 जो परम शून्य ताप का वाला था वही होगा। अब दिया है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 है, 212, ठीक है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पे उसका वस्तु का तापमान कितना होगा, ताप क्या होगा, तो इसको निकालना पड़ता है। ठीक, कैसे, हम लोग पढ़े हैं कि C बराबर -0/100, हमको सेल्सियस निकालना है, और फ़ारेनहाइट F -32 अपान कितना 180, तो F कितना दिया हुआ है, ये वाला F दिया हुआ है कितना, तो सेंटीग्रेड हमको निकालना है, तो यहाँ से 0 घट जाएगा तो कुछ तो होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान रहे, C सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए C -0/100 यही होता है ना, और F -32/180 फ़ारेनहाइट का दिया है, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान रख देंगे, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C ये तो -0 होगा तो 0 हो जाएगा, बटा में 100 बराबर में फ़ारेनहाइट का 212 और माइनस में 32 और बटा में 180, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, ये देखिए इसमें से जब ये घटेगा तो ये हो जाएगा 180, 180 है तो C बराबर C बटा में 100 और 180 बटा में 180, ठीक, तो एक बार में कट जाएगा तो C बराबर 1 से गुणा हो जाएगा तो C बराबर 100, तो इसका आंसर हो जाएगा C, फ़ारेनहाइट का C, ठीक है ना। तो देखिए ये याद करने के लिए अभी हम इससे पहले आप लोगों को समझाए थे कि सबसे बढ़िया है यहाँ से, तो बड़ा समस्या है, चलिए यहाँ पे तो समझ गया ना। सबसे बढ़िया है जो आप लोगों को बताए थे, सेंटीग्रेड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेंटीग्रेड, अधिकतम वाला 100 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो ये याद रहे 212 से 32, ठीक ना। और रिएक्टर में R से होता है, ये होता है 80, ये होता है 0, ठीक। और एक होता है केल्विन, केल्विन में होता है, केल्विन में 273 373 और माइनस में कितना 273 यही होता है, तो ये याद रहे यहाँ से, ठीक है ना। तो इसका बराबर होता है, इसके ये बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 0 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। वही चीज जो D0 है तो किसके बराबर होता है, 32 के, तो इसका हो जाएगा 35 का 32 डिग्री सेल्सियस, 37 का B। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री के कितने सेंटीग्रेड के ताप के 37 होता है, ये वाला हो जाएगा B, 38 का B, 37 माना जाता है, 37 डिग्री, तो 36.89 दिखा रहा है, तो पहुंच जाएगा वहां पे, ठीक है। चलिए आगे, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान होगा, फ़ारेनहाइट में दिख रहा है, ये पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट में उबलते हुए पानी का तापमान, तो ये जिसे हम लोग अभी पढ़े ना, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, तो उसी तरह से फ़ारेनहाइट पे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 212, ये हो जाएगा 32, ठीक। तो यही चीज ये आप लोगों को ध्यान देना होगा कि ये ऐसे ही रहता है, ये कई बार पूछा जाता है और कंफ्यूजन में हमको समझ में नहीं आता है किसी को भी, तो वो नहीं समझ में आया तो दिक्कत होगा, उससे अच्छा है कि इसको अच्छे से पढ़ ले। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला बॉइलिंग पुट उबलते हुए मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कर रहा है क्वथनांक, तो ये वाला फाइनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड है, तो मसूरी में तापमान, मसूरी में पूछ रहा है, दिल्ली में 100 सेंटीग्रेड तापमान क्वथनांक है, तो मसूरी में, मसूरी नीचे भाग होगा ना, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा है यहाँ पे, तो दिल्ली यहाँ पे है और मसूरी नीचे है, मसूरी, हाँ, तो इसका हो जाएगा, इससे कम होगा,
ठीक है ना, ये वाला बी आंसर हो जाएगा 40 का बी। आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो वही चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा बार बार आएगा, ये पूछता भी है क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में यह पूछता है, तो ये याद रहे। 32/180 पूछ रहा है कि कह रहा है कि ये जो 60 है, इसका 60 है, तो 60 लिख लेंगे, 60 और माइनस 0, इससे कोई मतलब तो है नहीं जीरो से, तो यह 100 हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में हमको निकालना है, तो फ़ारेनहाइट लिख देंगे, और 32 माइनस में हो जाएगा ये 32 और बट्टा में 180। ठीक, तो 100 जब 80 होगा, तब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब 20 तिहाई 60, 20 बचे 100, और ये हो जाएगा 5 दूनी 5 तिहाई 15, और 3 5 31 36 हो जाएगा ना, 36 तिहाई 108 है, 36 दूनी 72, 180। ठीक है, यानी कि 5 से कटाएंगे, नहीं तो एक काम करिए, इससे नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ठीक, आई हो जाएगा 12, 12 5 60, 12 9 108, 108, और बराबर में कितना है ये यफ माइनस 32, इसको हम ले जाएंगे तो इसको जोड़ देंगे, तो यफ बराबर कितना हो जाएगा? 108 प्लस में 32, तो 8 2 10 को 0 हासिल 1 3 1 4, 140 कर दिया फ़ारेनहाइट। हाँ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। करा किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, ठीक है, सामान्य तापक्रम, तो इसका देखिए यहाँ पे 37 डिग्री जो होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 97.6 होता है, तो 98 मान के चलिए कि 98 जो फ़ारेनहाइट होता है, तो इसका देखिए यहाँ पे तो ये 98 होगा नहीं, सी है, फ़ारेनहाइट ये दोनों होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 42 का ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह सरलता से मिल जाता है, वह सस्ता और हानिकारक नहीं है, वह विशिष्ट ऊष्माधिक है, इसकी विशिष्ट ऊष्माधिक है, जल को गर्म करना आसान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सी हो जाएगा, इसका विशिष्ट ऊष्माधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाते हैं? लकड़ी जो ऊष्मा का कुचालक होता है, इसे तो यही से भी पता चल जाएगा कि कुचालक है। सुचालक मतलब कि सुंदर चालक, और कुचालक मतलब कि उसको नहीं चलने वाला, माने कुचालक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, क्या इसका कारण है? कारण इसका क्या है? जब मोटे कांच के गिलास के ऊपर पानी छिड़का जाता है, ऊपर छिड़का जाता है क्या? जल। तो इसका ऑप्शन क्या है दिया हुआ कि अचानक ही गिलास की विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, गिलास रासायनिक रूप के से जल के साथ प्रतिकृत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 45 का हो जाएगा ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, 46 का बी। आगे बढ़ते हैं। जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री में गर्म किया जाता है, जल का आयतन क्या होगा? बट इस इकसार रूप से बढ़ती है, इकसार रूप से कम होती है, पहले बढ़ती है उसके बाद से कम होती है, पहले कम होती है उसके बाद से बढ़ती है। देखिए जब 10 डिग्री से होगा तो इसका आयतन देखिए, घनत्व तो क्या होगा, आगे जब बढ़ेंगे तो 4 डिग्री पे इसका घनत्व ज्यादा होता है, तो घनत्व जब ज्यादा होगा तो आयतन कम होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से 0 डिग्री पे आएगा तो इससे बढ़ने लगेगा, तो यानी कि इससे जब कम होगा कम, और इससे फिर बढ़ने लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि जल को 10 डिग्री से 0 से ठंडा किया जाए, तो दोनों क्वेश्चन तो एक ही है, देखते हैं क्या है। ये क्या है, जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन, ठीक है, पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। और इसमें क्या दिया, यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से 0 से ठंडा किया जाए तब क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 48 का हो जाएगा ए,
देखिए एक क्या होगा कि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आयतन जो होता है कम होगा, घना तो ज्यादा होगा, आयतन कम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? कारण दिया हुआ है ऑप्शन में कि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है, गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमजोर हो जाता है, गर्मी के कारण रबड़ कटा हो जाता है, रबड़ कड़ा हो जाता है, और हवा को जगह देने के लिए फैलता नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्मी के कारण। गर्मी के कारण, गर्मी क्या होता है, जिसे गैस जो होता है प्रसार करता है, जब गर्म होगा तो प्रसार करेगा, जिस उसका आयतन बढ़ने लगा वो प्रसार करने लगा, इसी की वजह से वो फट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई चौड़ाई क्या होगी? तो चौड़ाई हमको ऐसा है कि अप्रभावित रहेगी, इससे कि उसकी लंबाई जब बढ़ेगी, ऑप्शन देखते हैं, अप्रभावित रहेगी, घटती बढ़ती, अव्यवस्थित होती है। तो इसका ऑप्शन 50 का क्या हो जाएगा? डी, अव्यवस्थित होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन दिया है कि गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिससे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ठीक। जब धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब वह इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ए होगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर तापक्रम अंदर से ज्यादा होती है, गर्म करने पर फैलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का 1 हो जाएगा। पानी जमने पर फैलता है, कौन चीज फैलता है उसका? जैसे देखिए जो बर्फ होता है, पानी बर्फ की अपेक्षा, मतलब पानी की अपेक्षा बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। दोनों का अगर ये द्रव्यमान सेम हो फिर भी इसका जो घनत्व होता है दूरी दूरी हो जाता है बर्फ का, तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसी की वजह से वो टूट जाता है। 54 है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनों फट जाती है, इसका कारण क्या है? पाइप ठंडक में सिकुड़ जाती हैं, पाइप में पानी जमने से सिकुड़ जाता है, पानी में जमने से फैल जाता है, पाइप में पानी जमने से फैल जाता है और वह ठंडक पार कर जाता है। इसका आंसर वह उसका आयतन बढ़ जाता है, इसी की वजह से फट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि रेल बढ़ती है और घटती है, मतलब ठंडी में सिकुड़ती है, ठीक है, और गर्मी में फैलती है। गर्मी में गर्मी में रेल जो है फैलेगा और जाड़ा में रेल जो है सिकुड़ता है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से तो ये उसको गैप बनाने के लिए इसे किया जाता है कि वो बढ़ेगा या घटेगा तो वह गैप को नहीं नुकसान करेगा रेल को। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए दिया है, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने पर कुछ लागत बढ़ेगी, क्योंकि धातु गर्म करना फैलती है और ठंडी में पसंद करती है। इसका आंसर भी होगा 55 का बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने वाले है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का तापमान होगा, ठीक। तो बर्फ कितने पर बनेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। आगे। शीतकाल में जब ठंड में जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी सतह जमता है, अन्य स्थानों पर गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, सुरक्षित जीवित रह सकते हैं क्योंकि ठंडक बर्दाश्त करने की अनिर्मित प्रणाली होती है, मर जाते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, इससे कि उसकी ऊपरी सतह जो होता है, ऊपरी सतह पानी का जो ऊपरी सतह होता है वह बर्फ बन जाता है और नीचे नीचे में जल रहता है, इसी में वो जिंदा रहते हैं। तो इसका 57 को हो जाएगा ए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मा संचरण विधि है, चलन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसको देखिए क्या आता है, चलन क्या होता है और ये संवहन और विकिरण, ये तीनों चीज को आपको समझना होगा। जैसे कि इससे जैसे हमारा जो वायुमंडल है इन्हीं तीनों से गर्म होता है, तो ठोस में किससे होता है? ठीक है ना। चलिए तो इसको देखते हैं। हम्म
ऊष्मा का संचरण 3 तरह से होता है, जैसे ऊष्मा का संचरण 3 तरह के, तीनों विधि है, ठीक ना, ये तीनों विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का डी। और देखिए चलन, संवहन, विकिरण। विकिरण में देखिए हमारा पृथ्वी का जो गोला होता है, पृथ्वी होती है, उससे पृथ्वी गर्म होती है। चलन जो होता है ठोस में शायद होता है, देखते हैं, जो उसमें ठोस में ऊष्मा संचरण में, ठोस में होता है संवहन, जो होता है जो वायुमंडल होता है, संवहन विधि से हमारा वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है, तो इसका आंसर मतलब डी हो जाएगा। ये संचरण तीनों विधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा के संचरण के किस विधि से में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चलन विधि के द्वारा, ठीक। आगे, द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ये ध्यान रहे, द्रवों और गैसों में किसके द्वारा? चलन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इनमें से सभी। तो क्या होगा 60 का? तो 60 का हो जाएगा बी, संवहन के द्वारा। संवहन में ध्यान रहे कि द्रवों और गैसों में, ठीक है। और ये जो होता है, ये होता है ठोस में। और ये जो विकिरण जो होता है ना, ये भी इसी में होता है, लेकिन ये जो वायुमंडल से जो आती है ना, जैसे सूर्य का विकिरण आता है, उसकी वजह से होता है। तो ये ध्यान रहे कि चलन में ठोस होता है, संवहन में ठोस और द्रव और गैस होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा संवहन। आगे बढ़ते हैं, विद्युत की केतली गर्म पानी होती है चलन के कारण, विकिरण के कारण, संवहन के कारण, ठीक। तो 61 का क्या हो जाएगा? अभी इससे पहले पढ़े हैं, 61 का क्या हो जाएगा? 61 का भी हो जाएगा बी, विकिरण के द्वारा। विद्युत केतली में गर्म पानी होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा जो होती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि संवहन, विकिरण, संनयन और ताप विनिमय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का बी, विकिरण के द्वारा। वही जो कह रहे हैं, सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी पर आती है वह विकिरण के द्वारा आती है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे, ऊष्मांतरण में ऊष्मा के स्थानांतरण पर किस विधि द्वारा माध्यम आवश्यक नहीं है? इसमें आवश्यक नहीं है, तो चलन, संवहन, विकिरण और इनमें से सभी। तो इसका देखिए, इसमें तो था गैस और द्रव, संवहन में, चलन में ठोस है, तो 63 का क्या हो जाएगा? 63 का सी, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आगे, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी विधि है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का हो जाएगा सी, विकिरण के द्वारा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। तो देखिए, विशिष्ट ऊष्मा किसमें होता है? सबसे ज्यादा जल में। तो इसका आंसर हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए, लेकिन आंसर ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अच्छा, इसमें दिया होता, देखिए क्या होता है, जैसे जल में विशिष्ट ऊष्मा होता है, पारा, ये तो ऊष्मा लेगा ही नहीं, चमड़ा नहीं लेगा, जैसे कि मृत्यु रहता है, पारा में हो सकता है। देखिए, पारा जो बनता है हम लोगों का, जो शरीर का नापने वाला होता है, तो उसका ये हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का बी, पारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा होता है। चांदी की ऊष्मीय चालकता, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन दिया है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 66 का क्या हो जाएगा? 66 का हो जाएगा बी, अधिक होती है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हमारा लैग करने लगा मोबाइल, कितने पे लिया है, इसको देते हैं 26, आ गया, इसका हो गया बी, ठीक। बोलोमीटर एक युक्ति है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, दाब का, पौधे में वृद्धि का, उसमें विकिरण का, वायु की गति का। तो क्या होगा इसका आंसर? 67 का सी हो जाएगा, ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर, ये ध्यान रहे, बोलोमीटर मापन एक युक्ति है किसका? तो ऊष्मीय विकिरण का, ठीक। आगे, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे के गुटके ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना लोहा में उसमें अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा उसमें खराब चालक है। लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो 68 का क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा बी, लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा का चालक अच्छा चालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कड़े कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है।
किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? बर्फ, ऑप्शन दिया हुआ है कि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है, और इस संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कोई भी नहीं सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 का सी हो जाएगा कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। एक सघनता मतलब घनत्व। 70 हो गया कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगा? गर्म होगा, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर 70 का क्या हो जाएगा? 70 का ए हो जाएगा, गर्म होगा। ठीक, आगे। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए तो कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंड हो जाएगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर अधिक ताप ठंडा हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कमरा गर्म हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने के प्रयुक्त किया जाता है तो ताप का चालकता कम होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, घनत्व अधिक होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 का एक होगा, कम होना चाहिए। ठीक, आगे। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? सुचालक, ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्र का पानी, अस्थिर पानी। तो इसका आंसर 73 का क्या हो जाएगा? 73 का समुद्र का पानी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा सुचालक है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है, क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। तो 74 का हो जाएगा बी, संवहन। ठीक, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो वो संवहन विधि कहलाता है। निम्नलिखित में से द्रव में कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। तो आंसर 75 का हो जाएगा ए, पारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का विकिरण कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कास्मिक किरण, प्रकाशीय किरण। तो 76 का हो जाएगा बी, अवरक्त किरण जो होती है गर्म कर देती है सोलर कुकर को। ठीक, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा प्रदान करता है। ये ऑप्शन है कि ऊष्मा प्रदान करता है। बी, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु के शरीर में संपर्क में आने से रोकता है, शरीर की ऊष्मा को बाहर करने में रोकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 77 का हो जाएगा डी, 77 का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर काला नीचे सफेद, ऊपर सफेद नीचे काला, ऊपर व नीचे दोनों काला, ऊपर सफेद नीचे काला, ऊपर व नीचे दोनों सफेद। तो क्या होगा? धूप में से बचने के लिए छाते का रंग, ठीक है ना। देखिए, सफेद क्या होता है और काला क्या होता है? सफेद और काला। काला जो होता है तुरंत गर्म हो जाता है, तुरंत ठंडा हो जाता है, लेकिन सफेद जल्द गर्म नहीं होता है और ना ही जल्द ठंडा होता है। अगर गर्म होगा जितना जल्दी, काला जो होता है जितना जल्द गर्म होगा उतना ही जल्दी ठंडा होगा, लेकिन सफेद गर्म नहीं होता है जल्दी, अगर गर्म होगा तो उसको ठंडा होने में भी समय लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78 का हो जाएगा बी, ऊपर सफेद नीचे काला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं, समान गर्मी महसूस करते हैं, गर्मी महसूस नहीं करते हैं। तो 79 का हो जाएगा ए, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। कौन? तो अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद काले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करेंगे। ठीक, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है कि सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती हैं, सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होती है, सुबह के समय सूरज की किरणों और अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो क्या होगा इसका आंसर? 80 का डी होगा। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सुबह के सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन दिया हो कि अपने आसपास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर देते हैं, उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित करते हैं, प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो इसका 81 का हो जाएगा बी, कि
उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है। ठीक, ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि वे ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। 82 का आंसर हो जाएगा डी, ताप के वह अच्छे रोधक होते हैं। ठीक, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायी या गंभीर होता है। कारण यह है ना कि भाप में जो विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऊष्मा ज्यादा होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ कि भाप में गुप्त ताप होता है, भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह काय को शीघ्रतापूर्वक निमग्न करती है। शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। भाप का ताप बहुत अधिक होता है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ए, उसमें गुप्त ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है, विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास का वहां सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है तो भरा हो गर्म दूध से, गर्म जल से, ठंडे जल से, सामान्य जल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 का सी हो जाएगा, ठंडे जल से। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसी स्टील के गिलास के वहां सतह पर जल की बूंदें सुनिश्चित की जाती है। अच्छा, ठंड जल पे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है 85 की अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। नियम किसने दिया था? किरचॉफ ने, स्टीफन ने, न्यूटन के शीतल नियम ने या उष्मागतिकी नियम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का किरचॉफ के द्वारा। किरचॉफ ने दिया है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं किरचॉफ के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसने दिया था? ऑप्शन दिया हुआ है कि न्यूटन के शीतलन नियम, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का। तो ये एक परिभाषा है, नियम है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये किसने दिया था? तो ये दिए थे ऑप्शन में स्टीफन दिए थे, स्टीफन। इसका सूत्र होता है क्या कि E बराबर प्रोपोर्शनल T का पावर 4, यही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 86 का सी, स्टीफन द्वारा। आगे स्टीफन का नियम कौन सा है? तो ये देखिए, ये से है, ठीक है ना, ऐसे है। तो ये हो जाएगा इसका 87 का सी। अभी हम लोग पढ़े हैं ई व्युत्क्रमानुपाती T का 4 होता है पावर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? न्यूटन का, स्टीफन का, किरचॉफ का, उष्मागतिकी का। तो 88 का ये हो जाएगा न्यूटन का। यह ध्यान रहे, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये न्यूटन का शीतलन का नियम है। चलिए, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप के अंतर बहुत ज्यादा न हो, ताप के अंतर बहुत ज्यादा हो। ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता इसमें से कोई नहीं। तो 89 का हो जाएगा, 89 का हो जाएगा ए, ताप में अंतर बहुत ज्यादा न हो। ठीक, अब दिया हुआ है 90 कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट समय लेता है। तो 80 से 70 में ठंड होने में कितना समय लेगा? ठीक, ऑप्शन दिया है 10 मिनट, 10 मिनट से कम, 10 मिनट से अधिक, निश्चित नहीं है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा सी। ठीक है, 10 मिनट से अधिक। आगे थर्मल फ्लक्स किसका आविष्कार है? ठीक है, डीवार, स्टीफन, किरचॉफ, न्यूटन। तो 91 का हो जाएगा 91 का ए, डीवार के द्वारा। थर्मल फ्लक्स जो है डीवार के द्वारा आविष्कार किया गया है। थर्मल फ्लक्स के उष्मा का क्षय रोका जा सकता है संवहन के कारण, विकिरण के द्वारा, चरण के द्वारा, तीनों के द्वारा। ठीक है, चलन कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 92 का डी हो जाएगा, तीनों के द्वारा थर्मल फ्लक्स में उष्मा को क्षय को रोका जा सकता है। थर्मल फ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। संवहन द्वारा होने वाली उष्मा का हानि का रोकने के लिए, विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, चालन द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का आंसर हो जाएगा बी,
बी हो जाएगा विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा को रोकने के लिए, हानि को रोकने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 93 के बाद 94। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि उसमें गैस भरी रहती है, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित करती है, वह आंतरिक तापमान होता है। यह चमकदार आंतरिक दीवार और वातावरण की दोहरी दीवार ऊष्मा को निकलने और प्रवेश को रोकती है। तो इसका 94 को हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क के दीवारों की कलई की जाती है? तो चलन, संवहन, विकिरण और इनमें से कोई नहीं। तो 95 का हो जाएगा सी विकिरण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लगने की ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा लगता है, ऊष्माधारिता, तुल्यांक, जल, गुप्त ऊष्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कि विशिष्ट ऊष्मा 96 का है और ऊष्माधारिता, जल, तुल्यांक, गुप्त ऊष्मा। तो इस 96 का हो जाएगा ए विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का माप होता है? कांच, तांबा, सीसा, जल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, जल सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होता है इसमें। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है। समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है। क्या दिया हुआ है कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, यह ठोस अवस्था में रहता है। और ऑप्शन दिया हुआ है कि पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होती है, समुद्र में रहने वाले जलीय जंतु के कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है। और डी ऑप्शन है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 का सी हो जाएगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिया हुआ है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी का घनत्व कम होता है, पानी सस्ता होता है, पानी का तापमान मिलता है, तो विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। 99 का ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है पनडुब्बी नोदन में, तुषार मुक्त परिस्थितियों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में और अतिचालक विषय अनुसंधान में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 100 का सी हो जाएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ना ही शेयर कर रहे हैं, और कम से कम इस वीडियो को अपने पूरे दोस्तों के पास भेजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।